What is up guys? It's me Tanmegan and welcome back to my YouTube channel. आज हम लेकर के आए हैं स्टैटिस्टिक्स इन वन शॉट, मैथमेटिकल रीजनिंग इन वन शॉट हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। आप प्लीज उस वीडियो को देखें। उसके अंदर हमने पूरा जेईई मेंस का कंटेंट A to Z कवर कर लिया है। अगर आप उसको देख लेते हैं देन यू आर सफिशिएंट इनफ टू क्रैक द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग ऑफ जेईई मेंस। ठीक है, थोड़ी ज्यादा इंग्लिश हो गई पर कोई बात नहीं, हम फील समझ रहे हैं ना। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस करने के लिए एबल हो जाएंगे जेईई मेन के। ठीक है, आप पीवाईक्यूज भी उठा के देख लेना, आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम वैसे ही स्टैटिस्टिक्स वन शॉट करेंगे, इसका भी फ्लो वैसे ही रहेगा। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम थोड़े पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद आपको सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करना रहेगा, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इतने आप समझदार हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इस चैप्टर में हम दो मेजर्स पढ़ते हैं डेटा के, एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम उस डेटा के लिए पढ़ते हैं जो कि स्टेबल है डेटा, ठीक है, जो कि डिस्पर्स नहीं है, ठीक है, हमारा वेरिएटेड नहीं है, एक जगह पर स्टेबल है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम तीन चीजें पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये सबने 9-10 से पढ़ा होता है, पर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। और मैं ये बता देता हूं आपको कि आपका जो जेईई का कंटेंट है ना इस चैप्टर का, वो आपके बोर्ड से कंटेंट से रिलेटिवली इजी है। क्यों इजी है भैया? देखो, ये इसलिए इजी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पर तुम्हें वो नहीं बनाना पड़ेगा ना टेबल की, तुम टेबल बनाओगे यहाँ बैठ के कि तुम्हें fi xi या समेशन fi xi, ऐसा तुम्हें नहीं करना पड़ेगा ना इधर। तो टेबल नहीं बनानी तो ये चैप्टर सिंपल हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ ले दे के 3-4 फार्मूले हैं वही लगाने हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है, बिना कुछ बातें किए। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पहला पढ़ने जाएंगे मीन। भैया मीन क्या होता है? मीन सबको पता है यार। देखो, मीन के 2-4 नाम है, पहले वो देख लो। मीन को देखो, एक तो x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक नाम है इसका अरिथमेटिक मीन, जो तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज में am होता है, ठीक है, एक है तुम्हारा इसका एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में इसका नाम यूज होगा एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तुम्हारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में उसमें क्वेश्चन गिवन है एक्सपेक्टेशन के नाम से। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ex से या exi से, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2-3 नाम है, एक इसको तुम एवरेज बोल सकते हो। ठीक है, ये मीन के नाम हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है उसका अगर हम एवरेज ले लेंगे तो वही हमारा मीन कहलाता है, वही हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, वही हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, वही हमारा एवरेज होता है। ठीक है, अब मीन भी दो तरीके के डेटा के निकाले जा सकते हैं। एक हमारे पास होगा ग्रुप्ड डेटा, एक हमारे पास होगा अनग्रुप्ड डेटा। भैया ग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा में डिफरेंस देखो, ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देते हैं। देखो, अनग्रुप्ड डेटा मतलब तुम्हें ऐसे ही फैला हुआ डेटा दे दिया कि बोले ये 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 10 तक। अब इसका मीन निकालो, एक्सपेक्टेशन निकालो, तो तुम इसका मीन निकाल सकते हो। ये होता है अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड क्या होता है कि तुम्हें सीधा सीधा देगा वो। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे तुम्हें मार्क्स दे दिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दी कि जैसे 50 मार्क्स है तो कितने बच्चों के आए? 10 बच्चों के। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 5 बच्चों के। तो इधर फ्रीक्वेंसी भी है, इसे कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ये होता है ग्रुप करना। तो ग्रुप्ड डेटा में जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, पहले अनग्रुप्ड में देख लो। अनग्रुप्ड में जो मीन का फॉर्मूला हमारा बनता है वो क्या बनता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो हमने डेफिनेशन से लिख दिया कि एवरेज। ठीक है, ये है हमारा मीन का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे देखो समेशन i = 1 से n तक चल जाएगा। ये n क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, xi क्या है तुम्हारा? जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस है, मतलब तुम्हें सारे ऑब्जर्वेशंस इनमें इसका मीन कैसे निकालोगे? इसका मीन निकालोगे 1 + 2 + ऐसे करके 10 अपॉन ये कितने हैं? ये 10 है, ये मीन निकल गया। ठीक है, अब अगर ग्रुप्ड डेटा है तो ग्रुप्ड डेटा में तो तुम्हारे पास ये भी है फ्रीक्वेंसी। इसका तुम क्या करोगे? इसका ऐसे कर लेना, देखो x बार समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ठीक है, इधर भी 1 से लेके n तक i = और इधर भी i = 1 से लेके n तक। ये वही है कि fi को xi से मल्टीप्लाई कर दो, सारी फ्रीक्वेंसीज को उनकी करेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से तुम मल्टीप्लाई कर देना और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रुप्ड डेटा। तो मीन देखो यार तुम्हारा इतना सही है, मीन में ज्यादा कुछ है नहीं। मीन में एक पॉइंट और तुम्हारा बच जाता है। देखो, ये जो ग्रुप्ड है ना, ये तो ग्रुप्ड डेटा है,
एक और होता है तुम्हारा ग्रुप्ड मीन। ग्रुप्ड मीन, देखो इनमें वो समझो डिफरेंस, बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भाई ये जो है ये मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा है और ये है ग्रुप्ड मीन। अरे वो तो मीन है डेटा जो कि ग्रुप्ड है, ये तो मीन ही ग्रुप्ड है। मतलब अगर तुम्हें दो या दो से ज्यादा मीन दे दे तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। ऐसे करते करते अगर मान लो k तक में तुम्हें मीन दे रखा है तो n के x के बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 कट 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 n के। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया ग्रुप्ड मीन का। देखो मैं तुम्हें इसका वो दे देता हूं एग्जाम्पल कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसका क्वेश्चन हम करेंगे ठीक है, पर तुम्हें एक फील दे देता हूं कैसे करना है। देखो अगर मान लो तुम्हें दे दिया कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तुम्हें बोल दिया कि इनके मार्क्स, इनका जो मीन है मार्क्स का वो कुछ ये है ठीक है, और मतलब एक क्लास में बॉयज के मार्क्स का मीन 25 है, गर्ल्स के मार्क्स का मीन मान लो 20 है ठीक है, और जब इन दोनों के मार्क्स का कंबाइंड मीन निकाला तो हमारे पास मान लो 40 है। जस्ट अज्यूम, वैल्यूज रॉन्ग हो सकती है। ऐसा एक क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें मैं फील दे रहा हूं कि कैसे करना है ठीक है। उन्होंने बोल दिया कंबाइंड इतना है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज या गर्ल्स कितनी होंगी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो कंबाइंड मीन का क्या मतलब है, कंबाइंड मीन का मतलब है ये ग्रुप्ड मीन। तो तुम ये कैसे निकालोगे, 40 कैसे आ जाएगा, मान लो n1 तो बॉयज है और n2 गर्ल्स है, तो हम निकालेंगे n1 into x bar of boys plus n2 into x bar of girls upon n1 plus n2। तो इधर n1 x bar of boys कितना है 25, ये कितना है 20 upon n1 plus n2, यहाँ 40। अब इनको कुछ ना कुछ करके तुम्हारा n1 n2 में रिलेशन आएगा। परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है कि n1 upon n1 plus n2 into 100। ये हमारा n1 की परसेंटेज, जैसे n2 के लिए यहाँ n2 आ जाएगा ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, सब करेंगे है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने तुम्हें बस इतना बताया कि ये कहां यूज हो सकता है ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है मीडियन। देखो ये समझ आ गया ना, कोई डाउट थोड़ी ना, एक बार और रिवाइज कर लो। मीन क्या होता है भाई, एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस होता है ठीक है। हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, एक तो होता है ग्रुप, एक होता है अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड डेटा का मीन हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi ठीक है। और अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ xi अपॉन n, मतलब कि सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है। और ग्रुप्ड मीन का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया कि n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, ऐसे सो ऑन करते करते अपॉन n1 प्लस n2 ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप्ड मीन का फॉर्मूला आ गया। मीन को हम क्या क्या बोलते हैं, मीन को हम एवरेज बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं ठीक है। मीन खत्म, इतना ही है मीन। अब हम चलते हैं मीडियन पे। भाई इतना ही है, ये वन शॉट है, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं ना, पढ़ा रहे होते हैं तो भी हम इतना ही खींचते हैं इसको, वन शॉट में और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मीडियन क्या होता है बताओ, मीडियन क्या होता है। मीडियन हमारे पास होता है मिडल मोस्ट वैल्यू ठीक है। क्या होती है मिडल मोस्ट वैल्यू, मतलब कि बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास कोई डेटा है 4 2 5 7, उसने बोला एक और लिख लो तुम्हारे लिए 8, अब उसने बोला इसका मीडियन निकालो, तुम ये मत बोलना इसका मीडियन 5 है। क्यों भैया, आपने बोला बीच की वैल्यू, बीच की तो है ही। अरे पर बीच की वैल्यू कब होगी, ये बीच की वैल्यू मीडियन, हम इसको तब मीडियन बोलेंगे जबकि ये डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो या ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। तो तुम इसे असेंडिंग में कर लो, 2 4 5 7 8। अब तुम बोल सकते हो कि ये भैया सेम ही तो आया, इत्तेफाक था कि सेम आ गया ठीक है, इत्तेफाक था सेम आ गया। अगर यहाँ 10 होता तो तुम अभी इसको 10 मीन बोल देते, पर जब तुम इसको अरेंज करते तो क्या बोलते 2 4 7 8 10, उस स्टेट में तुम्हारा 7 मीन आता, मीडियन आता ठीक है, समझिए। अब या तुम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, यानी कि 8 10 8 7 4 2, अब भी तुम्हारा 7 ही आएगा। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट वैल्यू बनती है हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियन ठीक है। अब हम गिनते नहीं बैठेंगे, इसलिए हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है कि मान लो हमें n ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, क्या दे रखी है, n ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, उसका हमें अगर मीडियन निकालना है तो अगर n इज इवन, कि भाई हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो इवन है, मान लो 10 ऑब्जर्वेशंस है, 12 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन, तो इवन है ना ऑब्जर्वेशन। तो इवन में देखो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम होती है कि मैं 4 ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं, 2 4 6 8, छोड़ो तुम करोगे 1 3 7 8 ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस है। अब मैं अगर बोलूं इसका मीडियन निकालो, यानी कि इसकी बीच की वैल्यू निकालो, तुम बोलोगे भैया बीच में या तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और कुछ बोलेंगे कि भैया बीच में 2 वैल्यूज है ठीक है। तो 2 वैल्यूज है तो हम 2 मीडियन निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ये कौन सी टर्म है,
ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूं कि ये 4 है ना, 4 टर्म्स, तो ये 2 कैसे आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करने पे, और 3 कैसे आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करके 1 ऐड करने पे। हमने यही किया है। ये 4 क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 हमने खुद से माना है, ये क्या है n, ये क्या है 2 + 1। तो हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर n इवन है, अगर n इवन है तो हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा ना, वो बनेगा n/2 h टर्म, n/2h टर्म प्लस n/2 + 1h टर्म का एवरेज अगर तुम लेते हो तो तुम्हें यहां पर मीडियन मिलता हुआ दिखाई दे जाता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 5 7 9 10 11, 6 हो गई तुम्हारे पास वैल्यू। अब इसका तुम मीडियन निकालो, इसका तुम मीडियन निकालो। तो कैसे निकालोगे, पहली बात तो तुम इसको असेंडिंग में अरेंज करोगे, ठीक है। अभी से मत निकालने लग जाना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करने के बाद निकालना। तो असेंडिंग में करो 2 5 7 9 10 11। अब इसका मीडियन कैसे निकालोगे, इसमें 6 ऑब्जर्वेशन से 6 क्या है, इवन है, तो उसका हम कैसे निकालते हैं, n/2, n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1h टर्म का एवरेज। ये कौन सी टर्म आएगी, ये थर्ड टर्म आएगी, ये आएगी फोर्थ टर्म अपॉन 2। तो थर्ड टर्म क्या है 7 प्लस फोर्थ टर्म क्या है 9/2। तो 9 और 7 कितना हो गया तुम्हारा 16/2, इसका आ गया 8। पॉइंट में भी आ सकता है मीडियन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारे पास इंटीजर ही आएगा, पॉइंट में भी आ सकता है, यहां पर इंटीजर आ गया। ठीक, ये तो हमारा था जब n इवन है। अब भैया अगर n ऑड है तो देखो, अगर n ऑड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, n ऑड है तो बीच में एक नंबर तुम्हें अपने आप ही दिख जाएगा। भाई जब n इवन था तभी तो दिक्कत थी कि बीच में 2 नंबर हो रहे थे। अब जब मैंने n इवन यानी कि 3 ऑब्जर्वेशंस लिख दी, अब तो बीच में एक ही नंबर है, तो तुम क्या करोगे, ये कौन सी टर्म है, ये सेकंड। अभी 2 कैसे आएगा, 2 ऐसे आएगा कि हम 3 + 1/2 कर लें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो n इज ऑड का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2। ठीक है, ये तुम्हारा मीडियन का फॉर्मूला है। जब n इवन है तो क्या है, n/2h टर्म प्लस n/2 + 1h टर्म अपॉन 2 उसका एवरेज, और इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू n + 1/2h टर्म। यहां पर भी 2h टर्म है, ये मान लो सेकंड आएगा इसका आंसर, तो तुम्हें 2 नहीं देना है, आंसर देना है सेकंड टर्म में क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है सेकंड टर्म में वो तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, ये एक तरह से तुम्हारा मीडियन था। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके तुम नोट कर सकते हो। अब हम चलेंगे मोड पे, ठीक है, मीन हो गया हमारा। ठीक है, तो वो जो तुम्हारे 10th क्लास में फॉर्मूले होते थे ना मीडियन के, n/2 - CF ऐसे करके कुछ फॉर्मूला होता था, वो तुम्हारे जे में यूजुअली नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जे में बनते नहीं है कि ग्रुप डेटा के ऊपर वो मीडियन पूछ ले, क्योंकि इससे पूछने के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। क्योंकि देखो ये जो कंटेंट है तुम्हारा ये 10th क्लास का हो जाता है। अब अगर उसे जेई में क्वेश्चन बनाना ही है तो वो 10th क्लास का क्यों बनाएगा ना, वो तुम्हारे लिए 11th का बनाएगा। 11th में आता है ना तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो 11th का बनाएगा जो तुमने 11th में फ्रेश कंटेंट पढ़ा है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये नहीं आएगा। और अगर तुम्हें ज्यादा इच्छा है कि नहीं भैया मेरे को छोड़ना ही नहीं, क्या पता आ जाए, तो 10th की बुक निकाल लेना, एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। एक तुम्हारा मीन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, एक है तुम्हारा मोड का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तुम्हारा मीन हो गया, मीडियन हो गया। अब हम चलते हैं मोड पे, मोड कुछ भी नहीं है, जो जितनी ज्यादा बार रिपीट हो वो तुम्हारा मोड है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तुम्हें 10 ऑब्जर्वेशन दे दी, अब तुम्हें अगर बोला कि इसका तुम मोड निकालो, तो तुम मोड कैसे निकालोगे, तुम ये देख लोगे कि कौन सी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, और सबसे ज्यादा रिपीट होने को हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम मोड को क्या बोल देंगे, ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो भी ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, हम उस ऑब्जर्वेशन को क्या बोल देंगे, मोड बोल देंगे। मोड का कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, मोड पे क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, तो मोड बस तुम्हें पता होना चाहिए मोड क्या होता है। अब हम चलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। कुछ भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। कि भैया अगर हमें मीन दे दिया, मोड दे दिया, पूछ लिया इसका मीडियन बताओ, तो कैसे बताएंगे। अगर हमें मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, आप पूछ लिया मीन बताओ, तो कैसे बताएंगे। टेंशन मत लो, एनसीईआरटी वालों ने, एनटीए वालों ने तुम्हारा इतना तो ध्यान रखा है कि उन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है 3
मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। इसको भैया याद कैसे करेंगे? देख लो, 3 माइनस 2 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, मीडियन माइनस मीन मोड होता है। रट गया? छोटी सी चीज थी, 3 माइनस 2 1 होता है, मीडियन माइनस मीन मोड होता है। याद हो गया फॉर्मूला? इस पे जनरली इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो एक्सपेक्ट भी मत कर लेना। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो, किस्मत अच्छी होगी जनरली, हो ना। और अगर इससे क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो जो भी इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तुम आराम से कर लोगे, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही इजी है। तो अब हमारा हो गया एम्पिरिकल रिलेशन, ठीक है, अब हमारा एम्पिरिकल रिलेशन भी हो गया। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? मीन, मीडियन और मोड। और हमारा ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में अब तुम पूछोगे भैया मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, कि हमारे पास इतना बढ़िया चल तो रहा था, कि हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी चल तो रहा था, मीन, मीडियन, मोड, तो हमने ये क्यों लेके आए? ये इसलिए लेके आए कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझना। मानो तुम्हारे पास एक क्लास है, क्लास 1, मैंने बोला उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। उधर मैंने जाके एक टेस्ट लिया तो उसमें जो हर बच्चे के मार्क्स आए ना, ऐसे मान लो 20 बच्चों के मार्क्स तो आए 0 और 20 बच्चों के मार्क्स आए 40, ठीक है। तो अब मैं अगर पूछूं कि क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया इसके एवरेज मार्क्स अगर हम बताने जाएं तो इसका आ जाएगा 50। कैसे भाई? एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सबका सम कर दो, तो 0 का 20 बार होगा, प्लस 40 का भी 20 बार होगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितना है? 40 है ना, टोटल 40 है। तो अब तुम इसका देखोगे कि ये बनेगा 4 2 800 अपॉन 40, इसका 20 आ जाएगा, सॉरी 50 नहीं 20। तो इसका जो भी हमारे पास जो आ रहा है कि हमारे पास इसका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 20, ठीक है। यार तुम ऐसे कर लो कि यहाँ 40 मार्क्स की जगह मान लो मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया उसका, अगर 100 मार्क्स का टेस्ट लिया तो तुम्हारा मीन यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है ना। इस 100 को तुम काउंट करोगे 20 बार, इस 100 को 20 बार काउंट करोगे तो 20 से 40 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे मान लो मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, ठीक है, बड़ा पेपर था, पीरियोडिक टेस्ट नहीं था, ठीक है, जो तुम्हारे मंडे टेस्ट वगैरह होते हैं वो नहीं था, ठीक है। अब ये मीन आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक और क्लास है तुम्हारी, क्लास 2, उधर भी 40 स्टूडेंट्स हैं। उधर मैंने देखा कि सभी बच्चों के, किनके भाई, इधर क्या था, 20 बच्चों के तो 0 आए थे और 20 बच्चों के 100 आए थे। उधर मैंने बोला कि सभी स्टूडेंट्स के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स आए हैं सबके। कितना है? 50 मार्क्स आए। तो अब बोला मैंने 50 मार्क्स आए, तो अब मैं बोलूं कि भाई इसका एवरेज मार्क्स कितना रहा क्लास का, तो वो भी अभी भी 50 रहा। कैसे 50 रहा? देखो, यानी सबका सम कर दो, 50 का सम करोगे तुम 40 बार, सबके 40 आए, और डिवाइड करोगे 40 से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कट गया 50 आ गया, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल साहब आए, भाई प्रिंसिपल सर आए स्कूल में, पूछते हैं कि टीचर से पूछा कि बोले बताओ कि इस क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं और इस क्लास के कितने हैं, तो हमने बता दिया 50-50 है, ठीक है। अब वो खुश हो गए कि चलो एवरेज सही चल रहा है, पर जब उन्हें अंदर की बात पता चली तो उन्हें पता चला कि यहाँ 20 बच्चों के 0 आए थे और 20 बच्चों के 100 आए थे, तो जाके 50 बना, और यहाँ तो सभी के 50 आए थे, तो ये क्लास रिस्पेक्टिवली बेटर है उसके, है ना। मतलब ये जो क्लास है वो रिलेटिवली इस क्लास से बेटर है, क्योंकि यहाँ सब बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। उस क्लास में से 20 बच्चों ने परफॉर्म किया बहुत अच्छा, पर 20 ने नहीं किया ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये डेटा जो है डिस्पर्स्ड है। ये डेटा क्या है? डिस्पर्स्ड है, एक जगह स्टेबल नहीं है। 0 से 100 एकदम से डिस्पर्स हो गया, ये देखो सब पे 50-50-50। तो इसमें मीन निकालते हैं तो सेम आता है, तो इससे हम डिस्पर्जन का पता नहीं कर सकते कि डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, इसलिए हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना स्टार्ट किया। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास दो ही चीजें आती हैं, हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और हम निकालते हैं वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि डेटा हमारा कितना, जैसे मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन, तो हम ये देखेंगे कि मीन से डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, और हमने कह दिया स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीडियन, तो हम ये देखेंगे कि उससे कितना डिस्पर्स्ड है। तो छोटी सी चीज है, कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन,
ठीक है, पहला हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है, इसके मैं तुम्हें 3 फॉर्मूले बताऊंगा, तीसरे फॉर्मूले से ही तुम्हें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा छूट गया है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, मेरे को अभी याद आया कि एक पॉइंट हमारा छूट गया था, उसमें मीन डेविएशन। क्या छूट गया था? मीन डेविएशन। अब भैया मीन डेविएशन क्या है? अब ये मीन डेविएशन इसी में आएगा वैसे, है ना, ये कुछ अलग नहीं है हमारा। मीन डेविएशन कुछ भी नहीं है, ये बताता है कि मीन कितना डेविएटेड है अपनी तरफ से, अपने पाथ से मीन कितना डेविएट है। इसमें छूटा नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले बताना था, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि मीन कितना डेविएटेड है। तो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन देखो अलग अलग चीज है। ठीक है, तो मीन डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला बनता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनता है? मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन n। ठीक है, ये समेशन है। ठीक है, तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला बना वो बना समेशन xi माइनस x बार अपॉन n, और समेशन तुम्हें पता है, मैं नहीं भी लिखूं तो ये r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या करना है, सारे लेने हैं, उसमें से x बार सब्ट्रैक्ट करके जोड़ना है और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। अगर ये ग्रुप डेटा का पूछे fi, इस छोटे n की जगह कैपिटल N कर देना, जिसमें कैपिटल N का मतलब होता है समेशन fi। बस कुछ भी नहीं है, मीन डेविएशन इतना सा ही है। इस पे क्वेश्चन आता भी नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन पे, पर जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ एक भी पॉइंट नहीं मिस किया जाएगा, तो मैं मिस करना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी देखो कुछ भी नहीं है, छोटा सा इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ये देखो मीन डेविएशन का जो हमने फॉर्मूला लिखा था, डेविएशन सेम है, तो मतलब फॉर्मूला कहीं मैच करेगा। मीन डेविएशन का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? x माइनस x बार अपॉन n। ठीक है, समेशन। अब देखो मैंने यहाँ पॉजिटिव रखने के लिए, अब मैंने इसको तो बोला कि ये होता है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब डेविएशन है तो कहीं तो मैच करेगा, तो मैंने बोला कि इसको पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ मैंने मॉड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे पॉजिटिव रखने के लिए और कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अपन? स्क्वायर फंक्शन, कि उसमें तुम नेगेटिव भी डालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूं? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन ये एज इट इज। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, उसका टोटल में अंडर रूट। ठीक है, इसको तुम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हो। ये तो है अनग्रुप्ड डेटा। अगर ग्रुप्ड डेटा दे देता है तो ग्रुप्ड डेटा कैसे लिखोगे? समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन fi। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा का भी तुम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जो तुम्हें फॉर्मूला का काम, ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, ये बस तुम्हें बता दिया। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें काम में लेना है। एक होता है हमारे पास कंप्यूटेशनल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, मतलब जिससे तुम्हें सारी कंप्यूटेशंस करनी है, सारी कैलकुलेशंस उसी फॉर्मूले से होंगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का स्क्वायर, और समेशन xi अपॉन n क्या होता है हमारे पास? x बार। ठीक है, इसको तुम याद कैसे कर सकते हो? इसको तुम x से याद कर सकते हो कि देखो ये क्या है, ये xi के स्क्वायर का मीन है। मैं क्या लिखता हूं? एक्सपेक्टेशन ऑफ x का क्या मतलब है कि समेशन xi अपॉन n। ऐसे xi अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का इधर होल स्क्वायर। इधर तो ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का मीन है, इधर मीन का ही स्क्वायर है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा वेरिएंस बन जाता है। इससे ही तुम्हें सब सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। सॉरी, अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है भैया? वेरिएंस कुछ नहीं होता, सिग्मा स्क्वायर। ये इतना सिमिलर होता है कि हमने इसके लिए कोई दूसरा सिंबल भी नहीं सोचा, हमने बस सिग्मा का स्क्वायर किया तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कर देंगे? यहाँ से अंडर रूट हटा देंगे स्क्वायर में, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंप्यूटेशनली लिख रहा हूँ कि यही तुम्हें काम में लेना होता है। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? तुम्हारे पास बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, यानी कि x मान लो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, या अगर एक्सपेक्टेशन की टर्म में लिखना चाहो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये तुम्हारा वेरिएंस बन जाता है। देखिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा वेरिएंस हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सा चलता है। ठीक है, ये ग्रुप मीन का, ग्रुप डेटा का भी निकाल सकते हो, यहाँ fi लगा देना, fi लगा देना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेम ही चलता है, बस तुम्हें छोटे मोटे ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, वेरिएंस हो गया तुम्हारा। अब मेजर और डिस्पर्शन खत्म हो गया। ठीक है,
मेजर ऑफ डिस्पर्शन खत्म हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी खत्म हो गया। ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर अब एंड होने पे आ चुका है। क्या आ चुका है? एंड होने पे आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ लास्ट में, जिसपे क्वेश्चंस यूजुअली आते भी हैं, है ना, और वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है कुछ भी नहीं उसमें डिफिकल्ट। तो अभी तक कुछ तुम्हें डिफिकल्ट लगा क्या इस चैप्टर में? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था ना, इजी था ना सब, डिफिकल्ट कुछ था ही नहीं। अब भी डिफिकल्ट कुछ नहीं है, पर इंपॉर्टेंट जरूर है। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं कि एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, सॉरी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग और मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट, ऐसे कर लेते हैं ना। मतलब अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्शन अपने आप हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड अपने आप हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास उसने दी 10 ऑब्जर्वेशंस, 10 ऑब्जर्वेशंस दी उसने, 2 7 4 7 9 11, ऐसे मतलब 5 ऑब्जर्वेशन दे दी, ज्यादा नहीं लिख रहे अपन, बड़ा हो जाएगा। 5 ऑब्जर्वेशन। अब उसने बोला कि इसका मीन तो x बार है। अब अगर वो बोलता है कि मैंने सब में 3 ऐड कर दिया, सब में 3 ऐड कर दिया, तो अब नया मीन बताओ। तो नया मीन क्या होगा? नए मीन में भी 3 ऐड हो जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं है, मीन में ऐड कर देना है। वो बोलता है नया मीडियन बताओ। इसका मीडियन m है, इसका मोड स्मॉल m है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा है और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। अब वो बोलता है नया मीन बता दिया, 3 ऐड हो गया। नया मीडियन पूछेगा, m न्यू पूछेगा तो हो जाएगा m+3। नया मोड पूछेगा तो वो भी हो जाएगा m+3। पर अगर उसने पूछ लिया कि नया स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो वो एज इट इज ही रहेगा, सिग्मा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी, ये भी सेम रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑब्जर्वेशंस में कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो बोलता कि मैंने सब में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 सब में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया मीन होता वो क्या हो जाता? x बार इंटू 3। नया मीडियन होता वो होता m इंटू 3, ये होता m इंटू 3 मोड। और अब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो हो जाता 3 टाइम्स। अब जो वेरिएंस है क्या वो भी 3 टाइम्स हो जाता? वो होता 9 टाइम्स। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 3 टाइम्स हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 9 टाइम्स होना चाहिए। लॉजिक समझ में आई? ये तो 3 टाइम हो गया, पर ये तो इसका स्क्वायर है, तो ये 9 टाइम होना चाहिए, तो ये 9 टाइम हो गया। मतलब कि समरी देखो कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है a, सारे ऑब्जर्वेशंस में अगर हम उसको प्लस या माइनस करते हैं, तो जो मीन मीडियन, जो हमारा मीन मीडियन मोड है, उसमें भी वो प्लस या माइनस हो जाता है a। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस a हो जाता है ओरिजिनल उससे, मीन मीडियन मोड से। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी डिवाइड बाय 3 हो जाता, यहाँ भी डिवाइड बाय 9 हो जाता, यहाँ सब जगह डिवाइड। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सारे तो मीन मीडियन मोड तो और स्टैंडर्ड डेविएशन वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे a से, या अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे a से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह से। अगर आप वेरिएंस निकालना चाहोगे तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? उसके स्क्वायर से। वेरिएंस क्या हो जाएगा? उसके स्क्वायर से डिवाइड होगा, या वेरिएंस उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ये इतना सा ही है। एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, ज्यादा हम पढ़ा जाएंगे नहीं। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस में हम एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा मीन भी नया मीन निकालेंगे तो वो कैसे आएगा? उसमें भी वो कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, मीडियन में भी कर दो, मोड में भी कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऐड और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर सेम रहते हैं। ठीक है, और अगर हम उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट का, तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो a से, पर वेरिएंस को मल्टीप्लाई करो a के स्क्वायर से, या वेरिएंस को डिवाइड करो a के स्क्वायर से। अब एक टेबल बना लेते हैं, अगर आपको जरूरत है कि भैया ये याद रख लेते हैं, हमें टेबल याद नहीं रहेगी, तो जैसे टेबल आप बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेटा। यहाँ आप रख लो कि हमने प्लस या माइनस कर दिया किसी को, यहाँ रख लो कि मल्टीप्लाई या डिवीजन, यानी कि इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि हमने अगर प्लस माइनस किया है तो चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वैसे लिख लो प्लस माइनस, यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां पर है मीन, मीडियन, मोड, यहां पर है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। भाई मीन में कुछ ऐड करोगे तो भी वो प्लस माइनस a हो जाएगा, उसमें भी मीडियन में भी प्लस माइनस या a हो ही जाएगा, मोड में भी वो सेम क्वांटिटी प्लस या माइनस हो जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा, वेरिएंस सेम रहेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन में तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ओल्ड मीन के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, या a अपॉन ओल्ड।
ऐसे इधर भी यही होगा, इधर भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही होगा, पर वेरिएंस में ए स्क्वायर इंटू ओल्ड या फिर ओल्ड का डिवाइड बाय ए स्क्वायर। स्क्वायर से होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। समझ में आ गया? ये हमने छोटी सी टेबल बना दी जिससे कि तुम्हें एडिंग मल्टीप्लाइंग सब समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो हम बोल सकते हो एक चीज और बचती है यहाँ पर, जो हमारा बचता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीवी से। ये वो सीवी रेज्यूमे वाली सीवी नहीं है, ठीक है, सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। सीवी का हमारा फॉर्मूला बनता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, ठीक है। सीवी का हमारा क्या फॉर्मूला बनता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये हमारे काम आता है यूज्ड टू कंपेयर टू डेटा, ठीक है। दो डेटा अगर तुम्हें दे रखे हैं तो उनको कंपेयर करने के काम में आता है कि कौन सा ज्यादा डिस्पर्स्ड है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं कहूं कि दो डेटा है, उसका तुम्हें एक का तो CV1 है, एक का CV2 है। मैंने कहा CV1 इज ग्रेटर देन CV2, मतलब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो इससे ज्यादा है। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ कि कौन सा डेटा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा डेटा ज्यादा स्टेबल है, या मैं ऐसे पूछूं कौन सा ज्यादा डिस्पर्स्ड है, तो तुम क्या बताओगे? तुम बताओ कि डेटा 1 ज्यादा स्टेबल है या डेटा 2? ठीक है, सोच लिया। डेटा 2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, मतलब उसमें वेरिएशन कम आ रहा है तो वो स्टेबल है। जिसका कोफिशिएंट, यहां लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा उसका वेरिएशन भी ज्यादा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ये तुम्हारी पूरी थ्योरी थी स्टैटिस्टिक्स की। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में कुछ है भी नहीं, ठीक है। मैंने सब पढ़ा दिया। मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन खत्म, ठीक है। एडिंग मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पढ़ा दिया है, और एक तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बच रहा है, वही पढ़ा दिया है। मतलब कि नाउ थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम तैयार हैं क्वेश्चंस पे अटैक करने के लिए। सो लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पीवाईक्यूज, ठीक है। ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। 4 से 5 पीवाईक्यूज करेंगे जिसमें हम सारी कैटेगरी कवर कर लेंगे। इसके बाद आप पीवाईक्यूज की बुक से खुद से पीवाईक्यूज जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x बार ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में आया हुआ है कि ये बोल रहा है कि 16 ऑब्जर्वेशंस का मीन है, हमें 16 गिवन है। 16 ऑब्जर्वेशंस का मीन हमें 16 गिवन है। अब उसने बोला कि हमने एक ऑब्जर्वेशन है ना यहां से रिमूव कर दी, ठीक है। अगर हमने इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16, उसकी भी वैल्यू 16 थी, वो अगर रिमूव हो गई और उसके बाद हमने 3 आर एडेड, मतलब 3 ऑब्जर्वेशंस और ऐड कर दी जिनकी वैल्यू क्या है 3, 4 और 5, तो अब हमें नया मीन निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान। इसको तो 10th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है और ये 2015 में आया था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखो उसने क्या कहा है कि x बार हमारे पास 16 है, यानी कि 16 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 16 है। तो 16 ऑब्जर्वेशंस हम कैसे लिखते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 कट प्लस x15 प्लस x16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब क्या मैं इस 16 की जगह इस x16 की जगह यहाँ 16 लिख दूं? क्या इस x16 की जगह यहाँ 16 लिख सकता हूँ क्या? उसने बोला है कि ठीक है इनमें से कोई ना कोई तो एक ऑब्जर्वेशन 16 होगी ही, तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया। अब उसने बोला कि मैंने ये 16 हटा दी, ठीक है, ये 16 उसने हटा दी। एक बार ये देख लो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 इंटू 16 माइनस 16। इसको हम बोल देते हैं एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, अब तक मीन लिखा, उसको डिवाइड किया, 16 लिखा। अब हमने इसकी इतनी वैल्यू, भैया आप पूछो भैया यहाँ तक की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमें पता है ये 16 अगले स्टेप में रिमूव होने वाला है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमें यहाँ तक की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए होगी ना। तो अब उसने बोला कि हमें 3 और जोड़ दी, यानी कि 16 में 16 हटा दी, 16 हटा दी तो 15 बची। अब इन 15 में हमने 3 और जोड़ी जिनकी वैल्यू क्या थी 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हमने जोड़ दी। अब हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 15, 16, 17, 18। इसको हमने बोल दिया x बार न्यू। अब हमें ये x बार न्यू कैलकुलेट करना है कि अब हमारे पास ये कितना आएगा, ठीक है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो x हम इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम 16 इंटू 16, इसकी फ्रॉम इक्वेशन 16 इंटू 16 माइनस 16 प्लस ये कितना हो गया 5 और 4 9 और 3 12 अपॉन 18, ठीक है। ये बनेगा हमारा x बार न्यू।
अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो 16 into 16, इसको ऐसे लिख दो 16 into 16 माइनस 16 plus 12, 16 plus 12 4 अपॉन 18, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल के काट दो, कैलकुलेशन है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के मैं ऊपर काट रहा हूँ, 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 8 into 16 माइनस का 2 अपॉन 9, ये बचेगा। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 6 48, 8 1 8 और 4 128 माइनस 2 अपॉन 9, इसको तुम करोगे 126 अपॉन 9। अब 126 अपॉन 9 जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या 9 से कटता है, 6 plus 2 8 plus 1 9 से डिविजिबिलिटी चेक क्या है, सबको ऐड कर लो, 9 का मल्टीपल आता है तो डिविजिबल है, तो 126 अपॉन 9। तो ये कैसे कटेगा, 9 1 9 3 9 4 36। तो हमारे पास जो x बार न्यू है कितना आ गया, 14 आ गया, वही तो पूछा था, टिक मारो आगे बढ़ो। आसान था ना, कुछ हार्ड थोड़ी ना था, ठीक है। तो यही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा आया था 2007 में, ठीक है। एवरेज मार्क, ये वही क्वेश्चन है ग्रुप्ड मीन वाला जो मैंने तुम्हें उस वक्त समझाया था, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 52, ठीक है। किसी क्लास में बॉयज के जो एवरेज मार्क्स है वो 52 है, एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 42, ठीक है। और गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स है वो 42 है। एवरेज ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50। अगर हमने दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के मार्क्स का एवरेज लिया तो वो 50 आया। अब तुम्हें बताना है कि उस क्लास में परसेंटेज ऑफ बॉयज कितनी है, तो तुम कैसे बताओगे, देखो सॉल्यूशन कैसे बताओगे, ठीक है। ये ग्रुप्ड मीन का है, कंबाइंड अगर तुमसे पूछ लिया ना मीन तो वो ग्रुप्ड मीन में चला जाता है। तो ग्रुप्ड मीन का हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, x बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब तुम्हें क्या पता है, तुम्हें x1 बार पता है, तुम्हें x2 बार पता है, तुम्हें n1 n2 नहीं पता है, ठीक है। तो मान लो कि इस क्लास में n1 कितने हैं, बॉयज, n1 तो बॉयज है और n2 गर्ल्स है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो n1 बॉयज का, तो हमें क्या पता है कि मीन ऑफ बॉयज कितना है 52, मीन ऑफ गर्ल्स कितना है 42, और दोनों का कितना है 50। अब यहां रखना स्टार्ट करो, इसकी जगह क्या रखूंगा 50, n1 की जगह n1, x1 बार बॉयज का मीन 52 प्लस n2 गर्ल्स का मीन 42 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। अब हम इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 50n1 प्लस 50n2 इज इक्वल्स टू 52n1 प्लस 42n2, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे इधर, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, कर लो इसको ना, इसको इधर ले आओ तो ये बचेगा तुम्हारे पास 8n2 इज इक्वल्स टू 2n1, तो n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2 कितना आ जाएगा, देखो ये नीचे आएगा तो 4 अपॉन 1, ठीक है। n1 अपॉन n2 ये आ जाएगा तुम्हारा। अब उसने बोला है कि तुम्हें बताना है कि बॉयज की परसेंटेज कितनी है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू 100। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला। तो n1 हमें पता नहीं, n2 को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, n2 को यहां से हम लिख सकते हैं, देखो n2 को यहां से क्या लिख दोगे तुम, यहां से n2 हो जाएगा n1 अपॉन 4, तो यहां लिख दो n2 को n1 अपॉन 4, ठीक है, सीधा लिख देता हूं तो मैं दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। परसेंटेज को क्या लिखोगे, n1 अपॉन 4 लिखोगे, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। अब n1 ये 4 एलसीएम लूंगा इधर में, 4 एलसीएम लिया, 4n1 प्लस n1 5n1, ये एलसीएम लेके 4 ऊपर गया इनटू 100, n1 से n1 मर गया, 5 से 20 बार ये मर गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी 80%, ठीक है। टिक मारो आगे बढ़ो, ठीक है। कितना आसान था तुम देख रहे हो ना, 4 नंबर तुम्हें इजीली मिल गए, ठीक है। 1 से 2 मिनट तुम्हें सॉल्व करने में लगे, दिमाग नहीं लगाना पड़ा, मतलब तुम्हें पता था ये करना ये करना ये करना ये करना। देखो जब दिमाग नहीं लगाना पड़े, सिर्फ तुम्हें पता हो कि ये स्टेप्स करने हैं, तो वो क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा 2011 में आया था, ठीक है। क्या बोलता है, इफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, आ गया मीन डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन से ही क्वेश्चन नहीं आते, इनसे ही बन जाते हैं। इफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमने ऑब्जर्वेशंस का मीन डेविएशन निकाला, किसके वक्त, देखो मैंने बताया था कि जो मीन डेविएशन होता है वो मीन और मीडियन दोनों के वक्त निकलता है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ मीन के वक्त निकलता है ना। तो यहाँ मीन डेविएशन हमने मीडियन के जब अबाउट निकाला तो कौन सी ऑब्जर्वेशंस का निकाला, A to A ऐसे लेके 50A तक ऑब्जर्वेशंस से इनका निकाला, तो इसका जो मीन डेविएशन आया वो 50 आया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि मॉड A बताओ कितना है, यानी A की वैल्यू बताओ, चाहे नेगेटिव नहीं बतानी, पॉजिटिव बतानी है, ठीक है। तो पहले तो तुम इसको पॉज करो वीडियो को, अभी के अभी वीडियो पॉज करो और इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। 1
2 3 कर लिया सॉल्व। ठीक है, अब मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करना देखो पॉज करके सॉल्व करना इसलिए जरूरी है कि तो अगर तुम यही कर लोगे तो शायद तुम्हें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत ना पड़े, है ना। तो प्रैक्टिस भी हम यहाँ साथ साथ करते जा रहे हैं। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तो ये तो सबसे हो ही गया होगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें पढ़ाया भी ऐसा था कि तुम्हें आसानी लगे। ठीक है, मैंने वन शॉट की तरह तुम्हें नहीं पढ़ाया है ना, तुम्हें ये बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ाया कि जल्दी जल्दी में, पूरा कंसेप्ट वाइज तुम्हें समझाया था, तुम्हें सब समझ आना चाहिए। तो अब देखो मीन डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस मीडियन के बाद है तो m अपॉन n समेशन, ये होता है फॉर्मूला। अब हम ये करेंगे। ठीक है, पहले हम एक बार मीडियन निकाल लेते हैं इसका। मीडियन हम देखो कैसे निकालेंगे, कितनी है ऑब्जर्वेशंस, 50 ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, ध्यान रखना ऑड नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है। तो इवन के लिए हमारे पास मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, n अपॉन 2h टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1h टर्म का एवरेज निकालो। ठीक है, तो n अपॉन 2h टर्म यानी 50 टर्म्स है इसमें, तो n अपॉन 2h टर्म कौन सी हो जाएगी, 25th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1h तो 26th टर्म अपॉन 2। देखो फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, यानी कि जो टर्म है वो नंबर a के साथ आ रहा है। तो 25th टर्म में क्या आएगा, 25a प्लस 26 में 26a अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लो, 25.5 ये आ जाएगा तुम्हारा मीडियन। ठीक है, मीडियन आ गया तुम्हारा 25.5 है। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन। एक मिनट थोड़ा इसका जगह कर देते हैं, किस जगह चाहिए हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद रखना मीडियन कितना है। ठीक है, मैं पूछूंगा तुमसे, है ना, कैसे पूछूंगा, इंटेलिजेंट हो तुम। ठीक है, मीन कितना आया हमारे पास, मीडियन सॉरी कितना आया 25.5, ये हमारे पास आ गया मीडियन। अब हम निकालते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखो सबका सम करना है, मीन ये हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन सब्ट्रैक्ट करके सबका सम करना है मॉड लगा के। तो पहला ऑब्जर्वेशन a माइनस मीन 25.5a प्लस सम करना है प्लस 2a माइनस 25.5a प्लस 3a माइनस 25.5a, ऐसे करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। ठीक है, करता जाऊंगा तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में बनेगा 50 माइनस 25.5a। ऐसे सारी ऑब्जर्वेशन का करना था तो लास्ट में 50a भी बचेगा, 50a माइनस 25.5a। अब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 50 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास ये मीन डेविएशन भी गिवन है, सोने पे सुहागा 50 गिवन है, नहीं हमें 50 गिवन है। अब चलो भाई आगे चलो। ठीक है, तो अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस का 24.5 है, फिर प्लस का माइनस का 23.5 है, ऐसे सोन करते जाएंगे। जब 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 0.5 है। ठीक है, अब जब 26 में से करेंगे, 26 पे आएगा ना कहीं 25 26, तो 26 में से करेंगे तो प्लस 0.5 है, प्लस 0.5 है। ऐसे जब करते जाएंगे तो प्लस का 1.5 है। ऐसे जब लास्ट तक करते जाएंगे 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास बनेगी 24.5 और सबको डिवाइड करना है हमें 50 से। अब एक चीज तुम नोटिस करो कि ये मॉड में है तो ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का। तो 24.5 है, 24.5 है दो बार। ऐसे देखो यहाँ 23.5 है, यहाँ भी 23.5 आएगा, ऐसे यहाँ माइनस 0.5 है तो ये 0.5 है, मतलब हमारे पास दो बार है टर्म्स रिपीट हो रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मिटा दो, यहाँ से मिटा ही देता हूँ, तुमने कर ही लिया होगा। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चों को। अब देखो यहाँ से 50 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे तुम 2। ठीक है, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा कि सब दो बार है। सब दो बार कैसे हैं भैया, देखो एक तो 0.5a प्लस 1.5a प्लस ऐसे करते करते 24.5a। ठीक है, ये है और डिवाइड में 50। समझ रहे हो, ज्यादा तेज तो नहीं हुआ। क्या किया मैंने, देखो ये भी दो बार आएगा, ये माइनस का है, अगर मॉड नहीं होता तो 0 आ जाता, पर मॉड है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का दो बार, ये प्लस का ऐसे, ये प्लस का दो बार, ये प्लस का ये भी दो बार। तो सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे पास दो बार आएंगे तो हमने 2 कॉमन लेके उनको 24.5 तक एक साथ लिख दिया, डिवाइड बाय 50 कर दिया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं जरा। अब कुछ नहीं करना है, अब छोटी मोटी। अब देखो एक इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है a। अब अगर एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो ये तो हम बचपन में ही सीख गए थे सॉल्व करना, ये सॉल्व करते करते तो पैदा हुए थे हम। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 50 into 50 कर देंगे, 50 into 50 2। ठीक है, अब ये AP है, ध्यान से देखो 0.5 है 1.5 है, सब में 1 1 का डिफरेंस है, तो ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो
स्टैटिस्टिक्स में ये वाला कांसेप्ट यूज हो गया सीक्वेंस सीरीज का। तो मैंने कहा था ना सीक्वेंस सीरीज सब जगह यूज होगा। मैंने कौन सी वीडियो में कहा था जिसमें मैंने लिखा था कि हाउ टू स्कोर 50+ इन मैथ्स, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है जरूर देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री ये सब तुम्हारे हर पूरी मैथ्स में काम आता है। तब ये एपी है, तो एपी में n टर्म्स का सम का फार्मूला क्या होता है? अभी कितनी टर्म्स है? 25 टर्म्स है। ये 0.5 से स्टार्ट हो गई 24.5 तक जा रही है, तो ये कितनी टर्म्स है? 25। तो n/2 आई एम सॉरी n/2 2 into a plus n-1 into d, या तो ऐसे कह सकते थे n/2 a plus l लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। ये 50 into 50 is equals to 2। मैं पहले यहाँ से मॉड a देखो ये लगाया ना मैंने, इसमें से मैं एक बार मॉड a कॉमन निकालूं, सब में से मॉड बचेगा ना इधर मॉड में से, तो सब में से मॉड a अगर कॉमन निकालता हूं तो यहाँ से गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, कहाँ आ गया ये? इसके साथ 2 के साथ आ गया मॉड a। अब यहाँ 2 के साथ क्या बचा है? मॉड a, ठीक है। अब तो अगर तुम नहीं लेना चाहते तो ये एक ही टर्म्स में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मॉड a। अब ये देखो इस 2 से तो इस 2 को मारो पहले, बहुत जल्दी कैंसिल होगा सब, मॉड a। अब ये तो बनेगा 25, अब ये क्या बनेगा? 1। 0.5 into 2 क्या बनता है? 1, और 24 plus 1 25। तो 25 into 25 into 15 into 50, 25 को इससे काटो 2 बार, 25 को इससे काटो 2 बार, तो मॉड a वैल्यू कितनी आ गई? 4। टिक मारो, आगे बढ़ो, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारा 2006 में आया था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन A हैज 100 ऑब्जर्वेशंस, 101 102 ऐसे करके 200 तक इसके पास 100 ऑब्जर्वेशंस है। ये बोलता है पॉपुलेशन B, उसकी भी 100 ऑब्जर्वेशंस है, 151 152 से लेके 250 तक। अब उसने ये बोला है कि VA और VB इन दोनों के अगर वेरिएंसेस है तो तुम्हें VA एंड VB का रेशियो बताना है, ठीक है। तो कर लो इसको ट्राई, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो, आंसर नोट करो, जब मैं आंसर बताऊं मैच करना। नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सॉल्यूशन सीख लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 कर लिया सॉल्व, ठीक है। इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है। जिनका सही था उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका गलत था उनको तो और ज्यादा बधाई, ठीक है, क्योंकि अब वो सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन। देखो पॉपुलेशन A, तो A का जो ऑब्जर्वेशन है वो है 100 101 102 103 ऐसे करके 200, और जो B का ऑब्जर्वेशन है वो है 151 152 ऐसे करके 250। अब देखो मैं बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा, VA निकाला होगा फॉर्मूले से, समेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर दोनों का निकाल के उन्होंने रेशियो लिया होगा, तो मतलब उन्हें इस क्वेश्चन में लगे होंगे 2 से 3 से 4 मिनट, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में। पर अब जो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा उसमें तो कुछ भी नहीं है यार, वो तो 1 सेकंड का है। देखो तुम ये ऑब्जर्व करो कि ये जो B है, A में हम अगर 50 ऐड कर दें, सब में 50 ऐड कर दें तो क्या B बन जाएगा हमारे पास? 101 में 50 ऐड करो 151, 102 में 50 ऐड करो 152, ऐसे 200 में 50 ऐड करो 250। मतलब B क्या है हमारा? A प्लस 50 है, मतलब हमने सारी ऑब्जर्वेशंस में 50 प्लस 50 प्लस 50 किया है। तो ऐसा कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर हम सारी ऑब्जर्वेशंस में एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो उसका जो वेरिएंस है वो रिमेन्स सेम, वेरिएंस चेंज नहीं होता। तो अगर इसका वेरिएंस VA है तो इसका वेरिएंस भी क्या होगा? VA तो होगा। देखो भाई कि हमने सारी ऑब्जर्वेशंस में अगर 50 ऐड किया तो ये बनेगा हमारे पास, तो एक तरीके से हमें इसका निकालना है, मतलब कि सब में 50, सब में एक कांस्टेंट ऐड किया है तो मीन चेंज होता है, मीडियन भी चेंज होता है, मोड भी चेंज होता है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेम रहते हैं। तो हमें वेरिएंस निकालना है तो वो सेम रहेगा, मतलब कि अगर A का वेरिएंस VA है तो B का वेरिएंस भी VA होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? VA अपॉन VB निकालना है। यहां कर लेते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, VA अपॉन VB निकालना है। VA तुम्हारे पास VA है, VB को भी तुमने क्या बना दिया? VA। टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो यार ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर, मैंने थ्योरी समझाई, PYQs करवा दिए, ठीक है। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड बाय।